A very good morning to you, my dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So, let's start our study, okay? तो पिछले क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़े थे और सर्वनाम का कितना भेद है वो भी हम जान चुके थे और उसमें से हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीनों के बारे में मैं बता चुकी थी पिछले क्लास में। तो आज हम और एक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 44 नंबर पेज को खोलो और 6 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 64 नंबर पेज को खोलो। ठीक है, तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, ये सब। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, यह मेरा घर है, वो साइकिल मेरी है। तो यहाँ जो यह मेरा घर है ये जो बात किया जा रहा है तो वो पर्टिकुलर एक घर को इंगित करके कहा जा रहा है। मतलब ऐसे भी किसी भी घर को तुम मेरा घर नहीं कह सकते हो, तुम सिर्फ तुम्हारा मतलब अपना घर को ही मेरा घर कह सकते हो। तो ये हो गया निश्चित वाचक सर्वनाम, जो कि ये एक निश्चय करता है कि ये घर तुम्हारा है। समझ रहे हो? वैसे यहाँ जो साइकिल की बात किया जा रहा है तो ये साइकिल उसकी है, तो वो वही साइकिल को ही इंगित करके कहती है कि यह साइकिल मेरी है या फिर वो साइकिल मेरी है। तो समझ रहे हो? तो इसमें निश्चित हो जा रहा है कि वो जो चीज़ को वो इंगित करके कह रहा है कि वो चीज़ उसका ही है। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो उसके बाद आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो क्या होता है कि देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, ये सब। मतलब यहाँ देखो लिखा गया है चाय में कुछ पड़ा है, मतलब चाय में कुछ पड़ गया है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि कुछ भी पढ़ सकता है, हमें पता ही नहीं कि उस चाय में क्या पड़ा है। तो ये हो गया अनिश्चय। दरवाजे पर कोई आया है, मतलब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर तुम ये सोच रहे हो कि कोई आया है, लेकिन तुम निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि कौन आया है, क्योंकि तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, तुम निश्चित नहीं हो। इसीलिए तुम ये सोचते हो कि कोई आया है जिसके लिए दरवाज़ा खटखटा रही है। तो इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। हम शक करके या फिर कुछ निश्चित ना हो पाके जो बात हम करते हैं उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? तो उसके बाद आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, क्या, किसे, कब, किसने। क्या पढ़ रहे हो? मेला देखने कौन जा रहा है। मतलब ये जो शब्द का प्रयोग तुम करते हो, जैसे कि क्या और कौन, ये तुम प्रश्न पूछने के लिए करते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके बाद आया संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि जो, सो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सब। जैसे कि यहाँ देखो एक वाक्य दिया गया है, जो दौड़ेगा सो पहुँचेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब यहाँ जो लिखा गया है जो के साथ सो, ये
दोनों डिपेंडेंट है, मतलब इससे ये निर्भर करता है, ये सबसे ये शब्द का संबंध है, इसीलिए ये दोनों निर्भरशील है। जो दौड़ेगा सो पहुंचेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ गए? तुम जैसा भी करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। तो ये दोनों वाक्य जो लिखा गया है, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भरशील है। समझ रहे हो? क्योंकि वो एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध बना रही है, तो इसीलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो उसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। तो उसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। वो क्या होता है? देखो, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि खुद, अपने आप, स्वयं, आप ही आदि। विवेक अपना गृह कार्य अपने आप करता है, मतलब वो खुद करता है। उसी तरह यहाँ एक बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं स्वयं पेंसिल खरीद लाऊंगी, तो वो खुद की बात कर रही है। तो जब हम खुद की बात करते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। समझ रहे हो? तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स, तुम भी अपनी किताब देखो कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि गीता अपनी पुस्तक पढ़ रही है, मतलब वो खुद की पुस्तक पढ़ रही है। मैं अपने आप दूध पी लूँगी, मतलब वो खुद ये कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन प्रकट कर रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह स्वयं, खुद भी एक निजवाचक सर्वनाम है। मतलब ये जो सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं वो खुद के लिए प्रयोग करते हैं, जब हम खुद कुछ काम करते हैं। समझ गए? तो यहाँ देखो, सर्वनाम के विभिन्न रूप के बारे में दिया गया है। जैसे कि एक है कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान, और अधिकरण, संबंध, संप्रदान। ये सब विभिन्न रूप में सर्वनाम जब अपना रूप परिवर्तन करता है तो वो क्या हो जाता है, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। लेकिन ये सब सर्वनाम का एक वचन रूप है। समझ गए? तो चलो देखते हैं। सर्वनाम में एक सर्वनाम है, जब वो कर्ता में प्रयोग होगा तो क्या होगा? मैंने। लेकिन कर्म में जब प्रयोग होगा तो होगा मुझको या फिर मुझे। करण में जब प्रयोग होगा तो मुझसे, अधिकरण में मुझ में, संबंध में मेरा, और संप्रदान में मेरे लिए। तो समझ गए? तो ये जो कर्म, करण और अपादान, अधिकरण, संबंध, संप्रदान, ये सब क्या है? ये कारक हैं। लेकिन तुम्हारे क्लास में कारक के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, तो इसीलिए तुम बस इसको पढ़ लो थोड़ा सा। बाद में जब हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में समझा दूंगी। ठीक है? तो यहाँ सर्वनाम के बारे में दिया गया है, लेकिन सर्वनाम जब कर्ता के रूप में बदलती है तो यहाँ क्या होता है? उसका रूप कर्म में जब बदलती है तो उसका क्या रूप बदल जाता है, करण में क्या रूप बदल जाता है, अधिकरण में कौन सा रूप होता है, संबंध में कौन सा रूप होता है, और संप्रदान में कौन सा रूप होता है। तो ये सब तुम 1-2 बार पढ़ लो। ठीक है? जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी तुम्हें। और यहाँ उसका बहुवचन रूप भी दिया गया है। जैसे कि हम सर्वनाम, हम क्या है? एक सर्वनाम का बहुवचन रूप है, तो हम जब कर्ता के रूप में होता है तो क्या हो जाता है? हमने। कर्म के रूप में हमको, करण में हमसे, अधिकरण में हम में, और संबंध में हमारा, संप्रदान में हमारे लिए। तो ये जो जितने भी सब दिया गया है उसको तुम 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? तो यहाँ तुम्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कारक के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो इसीलिए तुम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लो। जब मैं कारक के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन आंसर खुद करने के लिए कोशिश करो, मैं तुम्हें बाद में PDF करके भेज दूँगी। ओके? तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय।